आज भी कई सारे लोग ब्लैक मैजिक पर विश्वास रखते हैं और ये डार्क और डिस्गस्टिंग प्रैक्टिसेस सीक्रेटली परफॉर्म करते हैं। पैसे या पर्सनल प्रॉब्लम से परेशान होकर लोगों को जब कोई वैलिड रास्ता नहीं मिलता है तो ये लोग ये जादू टोना जैसे रास्ते पर निकल पड़ते हैं। ऑनलाइन कुछ ऐसे शॉपिंग साइट्स हैं जो बिल्कुल भी ट्रस्टेड नहीं है और तुम सोच भी नहीं सकते वहाँ क्या बिक रहा है, और लोग बिना सोचे समझे उनसे कुछ ऐसा खरीद लेते हैं जो उनकी ज़िंदगी को मौत के रास्ते पर ढकेल देता है। इस केस के बारे में जानने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे इंटरनेट और ब्लैक मैजिक एक साथ मिलकर एक इंसान को कैसे क्रिमिनल बना सकते हैं और कैसे वो इंसान एक रिवेंजफुल आत्मा के चंगुल में फंस जाता है और वही आत्मा उस क्रिमिनल की डेथ का रीज़न बन जाती है। तो ये बात है उत्तर प्रदेश की ही एक सिटी की। विलेज भी नहीं भाई, शहर में रहने वाले लोग ऐसी हरकतें करते हैं। तो ऐसे ही यूपी के एक सिटी में एक 23-24 साल की लड़की रहती है, रिया। रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से है और एक चौल जैसी जगह में रहती है और एक्चुअली उसके पेरेंट्स भी एक्सपायर हो चुके हैं। रिया की एक छोटी बहन भी है, माया, कुछ 16-17 साल की। रिया एक बहुत ही ज़्यादा रूड लड़की है और वो हर किसी की चीज़ों से उनको देखकर जेलस होने वाले लोगों में से है। और रिया पढ़ाई लिखाई में भी एकदम बेकार है। उसने अपनी पढ़ाई बहुत पहले ही छोड़ दी थी और सिर्फ 6th क्लास तक ही पढ़ी हुई है वो। और उसने बहुत कम एज से ही आसपास के घरों में झाड़ू पोछा करना और ये सब काम करना शुरू कर दिया था। रिया की बहन भी पढ़ती नहीं है, पर वो रिया के जैसे इतनी ज़्यादा रूड नहीं है। कई बार कुछ लोगों ने रिया के अगेंस्ट चोरी की कंप्लेंट भी की थी, क्योंकि रिया को कई बार लोगों ने उनके घर में काम करते हुए चीज़ें और पैसे चुराते हुए देखा था। इसलिए रिया छोटे मोटे काम करके अपना और अपनी बहन का पेट भरती है। एक बार रिया ऐसे ही किसी घर में काम कर रही थी और रिया के रूड बिहेवियर की वजह से उस घर के मालिक से उसकी कुछ बहस हो जाती है। और अब रिया को कंफर्म समझ आ गया था कि अब वो जो ओनर है वो रिया को नौकरी से निकालने वाला है। तो रिया कैसे तो करके चुपके से उस आदमी का मोबाइल चुरा लेती है। और रिया चोरी करने में इतनी एक्सपर्ट थी कि सरप्राइजिंगली उस इंसान को शक भी नहीं हुआ रिया पर। रिया उस फ़ोन को किसी दुकान पर ले जाती है और उससे कहती है कि मैं इस फ़ोन का पासवर्ड भूल गई हूँ, तो ये फ़ोन खुल नहीं रहा है, अब इसको कैसे खोल सकते हैं। तो दुकानदार वो फ़ोन लेता है और शाम तक उसको अनलॉक करके और उसको पूरा एकदम फॉर्मेट करके रिया को वापस कर देता है। रिया भी सिम वगैरह खरीद लेती है। इस फ़ोन को चुराना ही रिया का वो पहला कदम था, जिसके बाद अब रिया एक क्रिमिनल बनने वाली थी और ब्लैक मैजिक से अपने आप की ही कब्र खोदने वाली थी। पहले तो सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल ही चल रही थी अंटिल रिया उस फ़ोन का यूज़ करके एक मिस्टेक नहीं करती है। तब तक देखो, फेसबुक इंस्टाग्राम पर तुम लोगों को ना कुछ एड्स रेगुलरली देखने को मिलते होंगे। कभी कभी वो एड्स काफ़ी यूज़फुल चीज़ों के होते हैं और कभी कभी उन एड्स में जो चीज़ें तुम्हें दिखती हैं या फिर वो एड्स जिस चीज़ के होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग भी हो सकती हैं। उस फ़ोन को चुराने के कुछ दिन बाद जब रिया और माया को एकदम से सोशल मीडिया चलाने का शौक चढ़ता है, तब पहले तो कुछ दिन ऐसे ही चलता है, सब कुछ नॉर्मल। ये लोग आराम से अपना फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह आराम से चला रहे हैं उस चोरी के मोबाइल। बट सडनली एक दिन रिया को ऐसे ही फ़ोन चलाते चलाते किसी अननोन वेबसाइट का एक ऐड पॉपअप होता है जिसके अंदर एक बुक के बारे में लिखा हुआ था। थोड़ा सा और डिटेल्स में जाने पर रिया को उस किताब की कुछ बातें पता चलती हैं। एक्चुअली वो एक स्पेशल बुक थी जिसके बारे में लिखा था कि अगर कोई इंसान पैसों को लेके या किसी बीमारी की वजह से परेशान है और या फिर इंसान किसी से बदला लेना चाहता है, तो उस किताब में इन सारी चीज़ों के लिए कुछ प्रक्रियाएं, कुछ प्रैक्टिसेस मेंशन्ड हैं, जिसके बाद उन चीज़ों को करने से उस इंसान की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। आई नो कि तुम और मैं ऐसी किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करेंगे और इसे इग्नोर कर देंगे, बट रिया जैसे लोग इन सभी चीज़ों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर लाइफ प्रॉब्लम्स एंड लैक ऑफ नॉलेज। तो ऐसा ही होता है, रिया को साइड में एक फ़ोन नंबर मिलता है जिस पर कॉल करके कोई भी उस बुक को ख़रीद सकता है। रिया उस पर कॉल करती है और कॉल पर जो भी बंदा था उससे बातचीत करती है। वो आदमी एड्रेस वगैरह पूछता है और सरप्राइजिंगली उस वेबसाइट पर सिर्फ कैश पेमेंट ही अवेलेबल था, कोई डिलीवरी चार्जेस भी नहीं थे।
तो रिया के लिए वो किताब खरीदना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब वो आदमी रिया को कहता है कि ये किताब अगले 2 से 3 दिनों में रिया के पास डिलीवर हो जाएगी। अब बस रिया वेट करी जा रही है कि कब वो किताब आए, और उसको काफ़ी क्यूरियोसिटी है कि उस किताब में क्या होगा और कैसे वो किताब उसकी ज़िंदगी को अच्छा कर सकती है। ये सारे सवाल उसके मन में चल ही रहे थे। अब 2 दिन बाद उसको किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉल उठाती है और तो उसको पता चलता है कि कोई डिलीवरी वाला है जो ऑब्वियसली उस बुक को डिलीवर करने आया हुआ था। तो अब रिया का घर बहुत अजीब अजीब सी गलियों में जाके अंदर किसी कोने में एक छोटा सा टूटा फूटा सा घर था। तो ऐसा डिलीवरी वाला तो उसे ढूंढ नहीं पाता, तो इसीलिए रिया ही बाहर जाती है वो पार्सल रिसीव करने के लिए। पैसे वैसे दे के वो चुपचाप उस बुक को छुपाते हुए कैसे तो करके अपने घर वापस आ जाती है। इस किताब के बारे में रिया की बहन को कुछ भी नहीं पता था, और उसे कोई खबर नहीं है कि रिया ने कोई अजीब सी किताब मंगाई है। वो किताब बाहर से एकदम नॉर्मल थी, नॉर्मल ब्राउन कलर का कवर था, और उस बुक के सामने और पीछे कहीं पर भी कुछ भी लिखा नहीं था। सब एकदम साफ था, कुछ टाइटल नहीं, कोई फोटो भी नहीं, सब एकदम क्लियर था वहाँ पे। रिया रात होने का इंतज़ार करती है, और जैसे ही रात हो जाती है और रिया की बहन सो जाती है, तब चुपचाप रिया उस किताब को पढ़ने के लिए, उसके अंदर क्या है वो जानने के लिए, वो चुपचाप से उस किताब को खोलती है। और उस किताब को खोलते खोलते ही रिया देखती है कि उस किताब के अंदर कुछ भयानक से चित्र बने हुए हैं, और हिंदी में ही कुछ कुछ लिखा हुआ है। और उस बुक के अंदर जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी बना हुआ है, सब कुछ लाल कलर का लगा है, मतलब लाइक ब्लड लग रहा है कि डायरेक्ट किसी ने ब्लड से वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। इतना डिस्गस्टिंग था वहाँ पे। अब रिया उस किताब के पन्नों को पलटना शुरू करती है। हर एक पेज पर अजीब अजीब से जादू टोने के टोटके लिखे हुए थे, वो भी अलग अलग काम के लिए, जैसे किसी को कुछ नुकसान पहुँचाना हो, किसी से बदला लेना हो, मर्डर, या फिर तुम्हें किसी के ऊपर बुरी आत्माएँ छोड़नी हो, तो उसके लिए भी उस किताब में अलग अलग टोटके और ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस मेंशन थीं। कैसे किसी इंसान की हड्डियों का इस्तेमाल करके डिस्गस्टिंग लेवल के रिचुअल्स परफॉर्म किए जा सकते हैं, ये भी उस बुक में बताया गया था। अचानक अलग अलग पेजेस को पढ़ते पढ़ते रिया एकदम से एक पेज पर जाकर रुकती है, जिसके टाइटल में लिखा था सबसे ज़्यादा अमीर बनने का राज। रिया जैसे ही इस टाइटल को पढ़ती है, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, और रिया तुरंत एकदम ध्यान से उस रिचुअल के बारे में पढ़ना शुरू कर देती है। रिचुअल में कहा गया था कि इंसान को अपना खून देना होगा, और कोई ऐसे इंसान की बलि देनी होगी जो कि उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता हो, और उसको मारने के बाद उसके बॉडी पार्ट्स जैसे दिमाग, दिल, इंटेस्टाइन्स, इन सब चीज़ों को खाना होगा, जिससे ये रिचुअल शुरू तो हो जाएगा, पर इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो तभी मिलेगा जब ये रिचुअल आगे सक्सेसफुली एंड हो जाए। लेकिन ये रिचुअल तभी ख़त्म होगा जब 3 ऐसे बच्चों की बलि चढ़ाई जाएगी जिनकी उम्र 3 महीने से ज़्यादा नहीं है। मतलब 3 महीने की उम्र वाले छोटे छोटे 3 बच्चे जिनकी बलि चढ़ानी होगी, तभी ये रिचुअल एंड होगा। इसके अलावा किताब में वार्निंग दी हुई थी कि जो लोग इस जादू टोने के रास्ते पर चलते हैं वो कभी वापस नहीं आ सकते। अगर वो ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें बुरी शक्तियाँ इमीडिएटली जान से मार देंगी। इन सब वार्निंग्स को पढ़ने के बाद भी रिया को एक अजीब सी क्यूरियोसिटी फील होती है कि चलो उस रिचुअल को ट्राई करते हैं। उसने अपने आप को ये समझा दिया था कि यही वो मौका है अपनी बेकार ज़िंदगी से छुटकारा पाने का। वो रिचुअल ऐसा था कि उससे एक पावरफुल आत्मा को बुलाया जा सकता था जो किसी भी विश को पूरा कर सकती थी, पर एक बहुत बड़े कॉस्ट पर। इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे। आधी रात को रिया को अपना खून और राख मिलाकर एक स्पेसिफिक सिंबल ज़मीन पर ड्रॉ करना है, और एक मंत्र का जाप करना था, और अपनी कोई ऐसी पर्सनल चीज़ की बलि चढ़ानी थी जो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो, और बलि चढ़ाने के बाद उसी की डेड बॉडी को खाना था। पर एक बात और थी कि इस रिचुअल को स्टार्ट करने के बाद जो 3 बच्चों की बलि देनी थी वो इस रिचुअल के स्टार्ट होने के 6 दिन के अंदर अंदर ही देनी थी, और अगर तब तक ऐसा नहीं किया गया तो ये रिचुअल फेल हो जाएगा, और फिर इसकी वजह से कुछ बहुत बुरा हो सकता है।
अभी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि रिया पैसों की लालच में इस रिचुअल को स्टार्ट करने के लिए किसकी बलि चढ़ाने वाली थी। उसी रात जब उसकी बहन माया सो गई, तब रिया ने सारी तैयारी शुरू कर दी उस भयानक रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। उसने चुपचाप से एक चाकू उठाया और अपनी हथेली पर एक छोटा सा कट मारा, जिससे खून टपकना शुरू हो गया। और वो खून उसने एक कटोरी में इकट्ठा किया और अब उसने उसी कटोरी में थोड़ी सी राख डाल दी। फिर उसने खून और राख को मिलाकर उस किताब से देखकर ज़मीन पर सिंबल ड्रॉ करना शुरू कर दिया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, रिया ने एक मोमबत्ती जलाई और किताब में दिया हुआ मंत्र जाप करना शुरू किया। हर एक शब्द के साथ वहाँ का टेम्परेचर और भी ज़्यादा ठंडा होता गया और एक अजीब सा साइलेंस बन चुका था वहाँ पर। मोमबत्ती अचानक से बुझ गई। अब पूरे कमरे में अंधेरा हो गया था, लेकिन रिया रुकती नहीं है। वो अब काफ़ी दूर आ चुकी थी। अंधेरे में रिया को उस कमरे में कुछ अजीब सी परछाई हिलती हुई दिखना शुरू हो जाती हैं। वहाँ का टेम्परेचर और गिर गया। शायद रिचुअल काम कर रहा था। अब रिया उस मंत्र का जाप कंप्लीट करती है और अब टाइम था बलि चढ़ाने का। तो अब रिया चाकू उठाती है, खड़ी होती है और सीधे उसकी बहन की तरफ बढ़ने लगती है। धीरे धीरे जाते जाते जैसे ही वो अपनी बहन के पास पहुंचती है, अचानक से उसकी बहन की आँख खुलती है। लेकिन जैसे ही उसकी बहन जागी, इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, रिया वही चाकू 3 बार अपनी ही बहन के सीधा सर में मार देती है। And after killing her, she started eating her body parts. Started from the brain and ended all the way to the heart and intestines. It's too horrible and disgusting to hear. ब्लैक मैजिक में अंधश्रद्धा के चलते रिया अपनी सगी बहन का ही इतनी बेरहमी से मर्डर कर देती है। ऐसा करने से रिया का अच्छा टाइम शुरू होने की जगह अब तो एक्चुअली उसकी ज़िंदगी और बुरी होने वाली थी। रिया अब धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है। तो कई सारे ऐसे लोग जिनकी सडन डेथ हो जाती है या फिर उनका मर्डर हो जाता है, तो वो लोग एक बदले की भावना के साथ उनकी आत्माएं इसी दुनिया में रह जाती हैं और उन्हें तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वो अपना रिवेंज ना ले लें। आफ्टर मर्डरिंग एंड ईटिंग हर ओन सिस्टर, रिया एकदम नॉर्मली बिल्कुल एक साइकोपाथ की तरह उस कमरे में अकेले एक कोने में बैठी अजीब तरीके से बस मुस्कुराए जा रही थी, इस गलतफहमी में कि अब उसकी ज़िंदगी और बेहतर होने वाली है। शी इज़ नॉट फीलिंग गिल्टी एंड शेमफुल फॉर द क्राइम शी हैड डन। उसने अपनी बहन माया की बची हुई डेड बॉडी को रात में जलाकर ख़त्म कर दिया। इस कांड के बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं मिलती है। रिया भी नॉर्मली अपने रोज़ के कामों में एकदम नॉर्मली लग जाती है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और बस रिया को 3 बच्चों की ही बलि चढ़ानी थी, जिसके बारे में वो हमेशा सोचती ही रहती है कि कैसे किया जाए। सिर्फ 6 दिन का ही समय था। उससे पहले रिया को कैसे भी करके 3 छोटे छोटे बच्चों की बलि चढ़ानी थी। भाई जेन्युइनली ये रिया की जो हरकतें हैं ना, वो एग्जैक्टली सिमिलर हैं एक साइकोपाथ सीरियल किलर से। यहाँ पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। अब एक तरफ साइको रिया दुनिया के सामने अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि कहाँ से 3 बच्चों का इंतज़ाम किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा होने लगता है जो कि रिया ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। मैंने तुम्हें अभी बताया था कि ऐसे लोग जिनकी गलत तरीके से डेथ हो जाती है, उनकी आत्माएं रिवेंज के लिए भटकती हैं। तो अब होता ये है कि रिया की बहन, जिसका रिया ने फालतू में ही मर्डर कर दिया था, अब उसकी आत्मा ही रिया को बहुत ज़्यादा परेशान करना स्टार्ट कर देती है फॉर टेकिंग हिज रिवेंज। तो ये सब स्टार्ट ऐसे होता है कि रिया की बहन के मरने के बाद अचानक से रिया के साथ कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि घर में चीज़ों का अपने आप इधर उधर हिलना और उस घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना। हमेशा ऐसा फील होना कि कोई तो है आसपास और घूरे जा रहा है। रिया को रात में अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं और सपने में रिया की बहन रिया को ब्रूटली टॉर्चर कर रही है, ऐसा कुछ दिखता है। रिया जब भी नींद से जागती थी, रियलिटी में उसके शरीर में
चोट और गहरे घाव के निशान पड़े हुए होते थे, जैसे कि जो टॉर्चर उसके साथ सपने में उसकी बहन ने किया है वो सपने में नहीं रियल में हुआ हो। रिया मेंटली एकदम ख़राब होती जा रही थी, वो बिल्कुल पागल हो रही थी। उसको ना तो कोई छोटे बच्चे मिल रहे थे उस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए, और इधर उसकी बहन की आत्मा भी उसे खूब परेशान कर करके अपना बदला पूरा कर रही थी। बट एट द एंड उस आत्मा का बदला रिया को मार कर ही पूरा होगा। रिया को कई बार अपने कानों में उसकी बहन की आवाज़ एकदम से सुनाई देती है और उसकी बहन पूछ रही होती है कि क्यों मारा मुझे, मेरी क्या गलती थी। 5 दिन बीत जाते हैं। अब एक तरफ रिया उस रिचुअल को पूरा करने के लिए अभी भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। उसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है, वो बिल्कुल पागल ही हो चुकी है, पर स्टिल शी इज़ नॉट गिविंग अप। पर ये लास्ट छठा दिन रिया की ज़िंदगी का भी आखिरी दिन होने वाला था। एग्जैक्टली जिस तरीके से रिया ने उसकी बहन को मारा था रात में सोते हुए, अचानक से सीधे सर में 3 बार चाकू मारकर, आज रात को उसकी बहन भी रिया का ठीक उसी तरीके से सर में 3 बार स्टैब करके मर्डर कर देती है, और ऐसा करते ही रिया की बहन को मुक्ति मिल जाती है। देखो, ये जो किताब थी जिससे पढ़कर रिया ने ये इतना खतरनाक रिचुअल परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से रिया ने अपनी बहन को ही मार दिया, एक्चुअली में वो किताब एक फेक और फालतू सी किताब थी, जिसे ऐसे ही कोई बंदा, कोई अननोन बंदा इंटरनेट पर लोगों को अपने स्कैम में, अपने जाल में फंसाकर बेचता था। और उस किताब में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सब बस एक ऐसे ही लिखा हुआ था। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिससे कोई रियल डीमन या स्पिरिट को समन किया जा सके, ऐसा कुछ नहीं था। पर उस किताब में इतना डिटेल के साथ उसके अंदर इतनी डिस्गस्टिंग चीज़ें मेंशन कर दी गई थी, जिसे देखकर लोग उसके जाल में फंस जाते थे, और इन फालतू से रिचुअल्स को रिया के जैसे लोग परफॉर्म भी कर लेते थे। लेकिन इसका एंड तो तुमने देखा ही कि क्या होता है इन सब चीज़ों से। काफ़ी टाइम के बाद रिया की डेड बॉडी को घर से निकालते हैं, पुलिस थोड़ा इन्वेस्टिगेट करती है, और एंड में एक सुसाइड का केस कह के इस केस को बंद कर दिया जाता है। और लोगों को आज भी लगता है कि रिया की बहन कहीं मिसिंग है, बिकॉज भाई उसकी डेड बॉडी तो मिली नहीं, वो तो आधी खा ली और बाकी जला दी थी रिया ने। तो ये था पूरा केस रिया और उसकी बहन माया का। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स and drop a like if you genuinely loved this video. Thanks for watching.